So today we will discuss saving function, which is also known as which is also known as propensity to save. तो ये propensity to save जो होता है ये सिमिलर ही होता है propensity to consume का। देखो हमारी इनकम मान लो 100 रुपीज की है, तो 100 में से कितना पार्ट हम कंज्यूम करते हैं ये हमें बताता है propensity to consume, और 100 में से कितना पार्ट हम सेव करते हैं ये हमको बताता है propensity to save। तो जैसे हमने कंजम्पशन की चीजें पढ़ी थी वैसे हम लोग सेविंग वाली भी चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है। तो प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब होता है ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है, ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप बताता है किन दो चीज के बीच में, सेविंग और नेशनल इनकम या फिर इनकम के बीच का रिलेशन बताता है। जैसे हमने जब प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ा था तो वहां पे हमको कंजम्पशन और नेशनल इनकम के बीच का फंक्शनल रिलेशनशिप पता चल रहा था कि उसका कितना परसेंटेज, नेशनल इनकम का कितना परसेंटेज हम कंज्यूम कर रहे हैं। वैसे ही प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम सेव में हमें पता चलता है कि नेशनल इनकम का कितना परसेंटेज हम लोग सेविंग कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, ये होता है इट इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंट द विलिंगनेस कि एक हाउस होल्ड जो है वो कितना इनकम का पार्ट सेव करने के लिए विलिंग है। एक्चुअली में सेव नहीं कर रहा है लेकिन वो कितना पार्ट सेव करने के लिए विलिंग है, ये हमको बताता है प्रोपेंसिटी टू सेव या फिर सेविंग फंक्शन। और प्रोपेंसिटी टू सेव जो होती है बच्चों वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होती है। डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट होने का मतलब क्या है कि आपकी इनकम अगर 100 है तो आप शायद 20 रुपीज सेव करेंगे। अगर आपकी इनकम 200 हो जाती है तो आप शायद सेविंग अपनी 40 रुपीज ही कर देंगे। 300 हो जाती है तो सेविंग शायद 60 रुपीज ही कर देंगे। तो प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है वो डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे हम क्या करते हैं, सेविंग इंक्रीज करते रहते हैं, ठीक है। और मेन बात ये होती है ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का मतलब ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। मान लो कि एक ए पर्सन है, ये बी पर्सन है, ये सी पर्सन है। ए पर्सन सोचेगा कि अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूँ तो उसमें से एटलीस्ट 10 रुपए बचा लूं, बाकी मैं अपने ऊपर खर्चा कर लूं, कि 4 दिन की जिंदगी है, क्या करेंगे सेव करके, आज जितना भी पैसा हमने कमाया सेव कर लेते हैं, तो कंज्यूम कर लेते हैं। तो ए जो है वो कंजम्पशन, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को ज्यादा प्रेफर करेगा। बी मान लेते हैं कैसा बंदा है जो 100 रुपीज अगर कमा रहा है तो कोशिश करेगा कि 80 रुपीज में ही काम चल जाए, उसका 20 रुपीज सेव करेगा। यानी कि इसका जो बिहेवियर है वो ये बोल रहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सेव करूं ताकि फ्यूचर के लिए यूज हो जाए। ही इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। तो ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है किस पे, ये ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है प्रोपेंसिटी टू सेव पे। अब सी एक बंदा है जो सोच रहा है कि मैं आधा पार्ट कंज्यूम करूं और आधा पार्ट सेव करूं। तो सी जो बंदा है वो क्या सोच रहा है कि मैं जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे भी खर्च करूं और प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए बचा के भी रखूं। तो ये प्रोपेंसिटी टू सेव जो होता है एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर एक पर्सन के बिहेवियर या पर्सन के एक थिंकिंग के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितना सेव करना चाहता है। अगर वो ज्यादा सेव करना चाहता है तो उस केस में सेविंग फंक्शन ज्यादा होगा, अगर वो कम सेव करना चाहता है तो उस केस में सेविंग फंक्शन कम होगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस और नो, इतनी बात क्लियर होगी प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? ये क्लियर और नॉट सबको? ये एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, इसको ध्यान में रख के चलना। क्यों होता है? क्योंकि ये इन्फ्लुएंस होता है बाय द सब्जेक्टिव फैक्टर, कि कोई इंसान जो है वो मोह माया में ज्यादा पड़ा रहता है, उसको ज्यादा लगता है कि मैं बचा के रखूं पैसा, तो बचाता है। तो एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, तो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, जिस आदमी की जैसी सोच होती है वैसा वो काम करता है। Fine. चल अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हमने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के अंदर उसके 2 पार्ट पढ़े थे, वैसे ही प्रोपेंसिटी टू सेव के भी 2 पार्ट होते हैं, 2 कंपोनेंट होते हैं या फिर 2 टाइप होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक को हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या होता है कि हमारी इनकम का कितना जो पार्ट है वो सेविंग पे हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ सेविंग करस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम, यानी कि हमारी इनकम और सेविंग का क्या रेशियो है, ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोलता है। और एवरेज प्रोपेंसिटी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है?
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है कि हमारी इनकम में चेंज होने की वजह से हमने अपनी सेविंग में कितना चेंज किया है। सो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन सेविंग। तो जैसे कंजम्पशन का है वैसे ये इसका भी है। तो दो मेजर पार्ट इसके होते हैं। अब हम लोग इसको सेपरेटली पढ़ते हैं, एपीएस और एपीसी को। सबसे पहले मैं आपको एपीएस की पूरी डीप कहानी बताती हूँ, उसका शेड्यूल और डायग्राम बनाते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि ये कैसे बिहेव करता है। तो मैंने जैसे आपको बता दिया कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब है कि एक रेशियो है, किन दो चीजों का रेशियो है। इट इज द रेशियो ऑफ सेविंग करस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ इनकम। अगर मैं दूसरे शब्द में बोलूं तो इसका मतलब है इट शोज हाउ मच इनकम इज सेव्ड बाय द कंज्यूमर। इनकम का कितना पार्ट कंज्यूमर सेव करके रख रहा है। तो एपीएस का फॉर्मूला बन जाता है आपका सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम। तो अगर मैं इसका शेड्यूल बनाऊंगी तो शेड्यूल कैसे बनेगा, ये वाई हो जाएगी, ये सी हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। तो वाई जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0, 100, 200, 300 एंड 400। हमारी इनकम जो है वो 0 है, लेकिन हमको कंजम्पशन के लिए कुछ ना कुछ जरूरी है, तो मिनिमम कंजम्पशन सी बार 40। अब सेम प्लस 80 वाले फॉर्मूले से आ जाओ, ये हो जाएगा 120, 200, 280, 360। ठीक है। अब आप सेविंग कैसे निकालोगे, अगर इनकम में से हमने कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो हमें पता चल जाएगा सेविंग कितनी है। अब यहाँ पे मेरा बेटा इनकम है 0 और मैंने सेव कंज्यूम कर लिया है 40, तो मेरी सेविंग क्या होगी, डिस सेविंग हो गई, यानी कि मेरी सेविंग जो है -40 हो गई। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि हमारी सेविंग जो है वो माइनस की भी हो सकती है, हमारी सेविंग माइनस में भी हो सकती है, क्योंकि मिनिमम सर्वाइवल के लिए, मिनिमम कंजम्पशन के लिए, सरवाइव होने के लिए मिनिमम कंजम्पशन करना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारी इनकम 0 है और फिर भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसका मतलब हम अपनी पिछली सेविंग को यूज कर रहे हैं, विच इज नोन एज डिस सेविंग, और डिस सेविंग हमेशा नेगेटिव होती है। इसको करेंगे तो ये -20 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बेसिस पे अगर मैं एपीएस निकालती हूँ, एपीएस यानी कि सेविंग डिवाइड बाय इनकम। तो सेविंग डिवाइड बाय इनकम जब हम करने के लिए जाएंगे तो सेविंग हमारा ये रहा पार्ट और इनकम हमारा ये रहा पार्ट। तो -40 डिवाइड बाय 0, जब भी कोई भी चीज डिवाइड बाय 0 आ जाएगी तो उसको डैश कर दो, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है। इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया सेविंग कितनी 20 और उसको डिवाइड बाय 100, -20 है, तो दिस विल बी -0.20। ये क्या हो जाएगी, -0.20। यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 100 ये हो जाएगा 0, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 तो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद करेंगे तो ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाय 300, तो ये हो जाएगा 0.06। फिर इसको करेंगे 40 डिवाइड बाय 400, तो हो जाएगा 0.10। ठीक है। तो अब इन सब चीजों, ये शेड्यूल बनाने के बाद बेटा हमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है ये आपको केवल ध्यान में रखना है। तो मैं ऑब्जर्वेशन आपको बताती हूँ कि मैं इन सब चीजों से क्या क्या चीजें ऑब्जर्व कर सकती हूँ। तो एपीएस का बिहेवियर आपको इससे पता चल जाएगा। पहली चीज, ये सारी चीजों से मेरे को ये पता चला है कि एपीएस जो होता है वो कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता। एपीएस जो है वो 1 से कभी भी ऊपर नहीं हो सकता। इसका रीजन भी मैं आपको जस्टिफाई करूंगी, अभी केवल समझो आप, क्योंकि इसको देख के लग रहा है हमको कि ये 1 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.20, 0.06, 0.10 आगे भी करते रहोगे तो 1 के ऊपर नहीं जाएगा। उसका रीजन मैं आपको पूरा का पूरा लॉजिकली समझाऊंगी कि एपीएस 1 से ऊपर क्यों नहीं जा सकता है। चलो अभी समझा देती हूँ। एपीएस 1 से ऊपर बेटा इसलिए नहीं जा सकता कि ऐसा माना गया है या फिर ऐसा नॉर्मली होता है कि अगर कोई आदमी 100 रुपीज कमा रहा है, देखो एपीएस 1 कब हो सकता है, एपीएस आपका 1 कब हो सकता है, जब आपकी इनकम और सेविंग दोनों इक्वल होगी। ठीक है। जैसे आपकी इनकम भी 100 होगी और सेविंग भी 100 होगी, तब आपका 1 आ जाएगा। या फिर इनकम आपकी 200 होगी, सेविंग भी आपकी 200 होगी। आप मेरे को बताओ, जितना आप अर्न कर रहे हो, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, जितना आप अर्न कर रहे हो, अगर आप उतना ही सेव करोगे तो क्या आप जिंदा रह पाओगे, जल्दी बताएंगे। अगर आप 100 रुपीज
अर्न कर रहे हो और 100 के 100 सेव कर देते हो, तो क्या आप जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाएंगे। तो आप बताओ मेरे को, कभी भी एपीएस 1 हो सकता है? क्योंकि एपीएस के 1 होने के लिए जो कंडीशन आपको जस्टिफाई करनी है, वो कंडीशन ये है कि आपकी इनकम और सेविंग दोनों इक्वल होनी चाहिए, विच इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसकी वजह से एपीएस कैन नेवर बी मोर देन 1, यानी कि एपीएस हमेशा लेस देन 1 रहेगा। ये पहली चीज ऑब्जर्व करी। दूसरी चीज ऑब्जर्व मैं ये कर रही हूं कि एपीएस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका मान लो ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि आपका जहां पे कंजम्पशन और इनकम इक्वल होती है, जहां पे सेविंग 0 होता है, वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ब्रेक इवन पॉइंट से पहले देखोगे तो आपकी जो एपीएस है बेटा नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमको क्या इन्फर हुआ कि एपीएस नेगेटिव हो सकती है। तीसरी चीज मेरे को ये पता चली कि एपीएस जो है वो 0 भी हो सकती है। एपीएस 0 कब हो सकती है? जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ जाता है। और चौथी चीज जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ कि एपीएस जो है वो इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम। पहले माइनस में था, फिर धीरे धीरे प्लस में आ गया ये। ठीक है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि जितना ज्यादा हम इनकम अर्न कर रहे हैं उतना ज्यादा हम अब धीरे धीरे ज्यादा सेव करें, कंजम्पशन पे ज्यादा ना खर्च करें, क्योंकि कंजम्पशन तो हमारी मिनिमम बेसिक नीड्स तो हमारी पूरी ही हो रही है। तो अगर हमारे पास पैसे बचते हैं तो वी ट्राई टू सेव दैट मनी। तो ये 4 ऑब्जर्वेशन जो है आपकी एपीसी को आपको याद रखनी है, और यही आपके एपीसी का बिहेवियर, एपीएस का बिहेवियर बताता है। क्या क्या बिहेवियर है एपीएस का? कि एपीएस कभी भी 1 से ऊपर नहीं हो सकता। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि 1 से ऊपर क्यों नहीं हो सकता। दूसरा, एपीएस नेगेटिव हो सकता है क्योंकि आप, अगर आपकी इनकम कम है और आपकी कंजम्पशन ज्यादा है, तो उस केस में नेगेटिव एपीएस हो सकता है, क्योंकि उस टाइम पे आप सेव नहीं कर रहे हो, यू आर यूजिंग द पास्ट सेविंग। एपीएस आपका 0 हो सकता है ब्रेक इवन पॉइंट पे, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो उतना आप कंज्यूम कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे एपीएस 0 हो जाएगा, और एपीएस इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन इनकम। करेक्ट है? तो इसको अपने नोट, छोटा छोटा पॉइंट में नोट कर लो कि ये होता है एपीएस का बिहेवियर विद शेड्यूल। नोट कर लो जल्दी से। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम। ओके, चलो। तो एपीएस आप सबको क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं, हम लोग एमपीएस देखते हैं और एमपीएस के बिहेवियर को समझते हैं, ताकि हमको एमपीएस के जो फीचर्स हैं वो भी समझ आ जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि एमपीएस का मतलब क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू द चेंज इन टोटल इनकम। एमपीएस का मतलब क्या होता है कि ये बताता है कि कंज्यूमर कितना विलिंग है सेव करने के लिए विद इज एडिशनल इनकम। अगर उसकी इनकम चेंज हो जाती है तो उस चेंज इनकम यानी कि एडिशनल इनकम जो उसने कमाई है, उसमें से वो कितना पार्ट सेव करना चाहता है, ये हमें बताता है एमपीएस। ठीक है ना? तो एमपीएस को पता करने के लिए, एमपीएस का क्या हो गया फॉर्मूला, चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। तो पहले हम समझते हैं हमारी इनकम कितनी है, फिर कंजम्पशन हम समझते हैं, फिर उससे सेविंग निकाल लेंगे, फिर हम निकालेंगे कि हमारी सेविंग में कितना चेंजेस हो रहा है, और फिर हम निकालेंगे हमारे इनकम में कितना चेंजेस हो रहा है, और इन दोनों के रिस्पेक्ट में हमारा एमपीएस जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, सो इसको अभी अब शेड्यूल बना लेते हैं। देखो, साथ साथ में बच्चों करते जाएंगे, शेड्यूल बनाते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो ये हमारा शेड्यूल बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चेंज इन एस निकालेंगे। तो
जीरो के ऊपर तो कोई नंबर लिखा नहीं है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, आपका डैश हो जाएगा। यहाँ पे आप चेंज जो कर देना वो डैश कर देना, ठीक है। इसके बाद कितना चेंज हुआ, देखो कितना चेंज हुआ, -40 से -20 आया, तो चेंज कितना हुआ, 20 का हुआ। यहाँ चेंज कितना हुआ, 20 का हुआ। -20 से जीरो यानी कि 20 का चेंज हुआ। यहाँ चेंज कितना हुआ, 20 का हुआ। यहाँ चेंज कितना हुआ, 20 का हुआ। और इनकम में कांस्टेंट 100 का चेंज आ रहा है, तो हम 100 का चेंज कर देते हैं। अब हम डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई करेंगे तो सारे लेवल पे हमारा 0.20 ही आ जाएगा, जैसा हमारा एमपीसी में 0.80 आया था। ठीक है। अब क्या क्या चीजें मैं एमपीएस से ऑब्जर्व करती हूँ ये आप समझो। एमपीएस जो होता है बच्चों, वो 0 से लेके 1 के बीच में अमाउंट हो सकता है इसका। एमपीएस का जो अमाउंट है वो 0 से लेके 1 के बीच का हो सकता है। एमपीएस जो है वो 0 भी हो सकता है, एमपीएस जो है वो 0 भी हो सकता है, और एमपीएस जो है वो 1 भी हो सकता है। लेकिन ये स्पेसिफिक केसेस में हो सकता है। एमपीएस 0 कब हो सकता है, जब एडिशनल इनकम जो भी कमाई हो उसने, मान लो उसने 100 रुपीज पहले कमाए थे, अब 100 में से उसने 150 रुपीज कमा लिए, यानी कि उसने एडिशनल इनकम कितनी कमाई, 150 रुपीज की उसने एडिशनल इनकम कमाई है। तो 50 के 50 रुपीज अगर वो कंजम्पशन पे खर्च कर देगा, यानी कि अपनी एडिशनल इनकम का 0 पार्ट वो सेविंग पे खर्च कर रहा है, तो उस केस में एमपीएस आपका 0 हो जाएगा। जब वो अपनी एडिशनल इनकम, पूरी की पूरी एडिशनल इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर देगा, तो आपका एमपीएस 0 आ जाएगा। और एमपीएस 1 कब आ सकता है, जब वो अपनी एडिशनल इनकम पूरी की पूरी सेविंग पे खर्च कर देगा, तो आपका एमपीएस 0 आ जाएगा। यहाँ पे मैं एडिशनल इनकम की बात कर रही हूँ, मैं इनकम की बात नहीं कर रही। एपीएस के अंदर मैं इनकम की बात कर रही थी, ठीक है। तो ये एडिशनल इनकम की बात है, यानी कि चेंज जो हुआ है। ठीक है। तो एमपीएस का जो फीचर हमको देखने को मिलेगा, पहली बात एमपीएस नॉर्मली कांस्टेंट ही है, और एमपीएस जो है वो 0 से 1 के बीच में होगा। 0 तब होगा जब एडिशनल इनकम कंज्यूम हो जाए, और 1 तब होगा जब एडिशनल इनकम सेव हो जाए। ठीक है। अब मैं आप ये चार चीजों जो मैंने आपको पढ़ा दी हैं, चारों चीजों को मैं कंपेयर कर देती हूँ। कौन कौन सी चार चीजें मैंने आपको पढ़ाई हैं, देखो। एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। ठीक है। पहले एपीसी और एपीएस को मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ किसमें क्या है, एक हल्का सा रिवीजन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो एपीसी का जो फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एपीसी का फॉर्मूला सी बाय वाई है, वेयर एज एपीएस का फॉर्मूला एस बाय वाई है। ठीक है। एपीसी जो है, एपीसी बच्चों, एपीसी जो है वो इक्वल टू 1 हो सकता है, लेस देन 1 हो सकता है, और मोर देन 1 भी हो सकता है। इक्वल टू 1 कब होगा, जब आपकी इनकम जो है वो सेविंग्स के, सॉरी, इनकम जो है कंजम्पशन के इक्वल होगी। लेस देन 1 कब होगा, जब आपकी इनकम जो है वो कंजम्पशन से कम हो जाएगी। और मोर देन 1 कब होगा, जब आपकी इनकम जो है वो कंजम्पशन से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। और एपीसी जो है वो फॉल करता है विद इंक्रीज इन इनकम। एपीएससी क्या करता है, फॉल करता है विद इंक्रीज इन इनकम। वेयर एज एपीएस जो है वो राइज करता है विद इंक्रीज इन इनकम। और इसका अगर फीचर की बात करें तो एपीएस जो है इसके अगर फीचर की हम बात करें तो एपीएस जो है, एपीएस हमेशा लेस देन 1 ही रहता है। एपीएस लेस देन 1 हो सकता है, एपीएस इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन एपीएस जो है वो कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकता है। ठीक है। अब एमपीसी और एमपीएस को देखते हैं। तो अगर मैं एमपीसी को देखूंगी तो एमपीसी में क्या बताया था मेरे को, कि एमपीसी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक, एमपीसी की वैल्यू 0 से लेके 1 तक हो सकती है।
सेम एमपीएस की वैल्यू भी 0 से लेके 1 तक हो सकती है। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि एमपीसी की वैल्यू, इसको थोड़ा अच्छे से समझना, एमपीसी की वैल्यू 0 कब हो सकती है और एमपीसी की वैल्यू 1 कब हो सकती है, वेरएस एमपीएस की वैल्यू 0 कब हो सकती है और एमपीएस की वैल्यू 1 कब हो सकती है। एमपीसी की वैल्यू तब 0 होगी जब एडिशनल इनकम जो है सेव हो जाए, उल्टा हो जाए। अगर कंज्यूम है, कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन में 0 आ रहा है तो यानी कि एडिशनल इनकम सेव हो रही है। वेरएस यहाँ पे सेव है तो सेविंग में 0 आ रहा है यानी कि एडिशनल इनकम जो है वो कंज्यूम हो रही है। और 1 कब हो जाएगा, जब इसकी एडिशनल इनकम जो है वो कंज्यूम हो जाए। 1 कब होगा, जो सी और सी दोनों का यहाँ पे मिलन होगा, और यहाँ पे क्या एस और एस का मिलन होगा, यानी कि एडिशनल इनकम जो है वो सेव हो जाए। यही फर्क है इनमें। ठीक है, तो मैंने आपके चारों कॉन्सेप्ट जो है वो हल्के से रिवाइज करा दिए हैं। समझ आए आपको? यस और नो? ठीक है, इसके फीचर्स याद रखना बच्चों, बिल्कुल अच्छे से याद रखना चारों के फीचर्स। कौन सी चीज 0 हो सकती है, कौन सी चीज 0 नहीं हो सकती है, कौन सी चीज लेस देन 1 होगी, कौन सी चीज मोर देन 1 होगी, कौन सी नेगेटिव हो सकती है, कौन सी नेगेटिव नहीं हो सकती है। सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलो, अब मैं आपको रिलेशनशिप बताती हूँ एपीसी एपीएस का एंड एमपीसी एंड एमपीएस का। अब ये रिलेशनशिप मैं आपको लॉजिकली प्रूव करके दिखाऊंगी, मैं आपको रिलेशनशिप ऐसे नहीं बताऊंगी। जस्ट आई विल प्रूव दिस रिलेशनशिप, तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा कि एपीसी और एपीएस और एमपीसी और एमपीएस का क्या रिलेशन है आपस में। तो आप जितने भी मैंने शेड्यूल बनाया सबको देखते हुए करना है। ये वाई है, ये सी है, ये एस है। ठीक है, 0, 100, 200, 300, 400, सी -40, सॉरी, सी 40, 120, 200, 280 and 360, -20, sorry, -40, -20, 0, 20, 40। एपीसी एक सेकंड रुकना। हाँ जी, ऑडिबल हूँ बच्चों मैं? ऑडिबल? हाँ ओके फाइन। चलो, तो इसके इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, एपीसी निकालते हैं, फिर एपीएस निकालते हैं, एमपीसी निकालते हैं और एमपीएस निकालते हैं। चलो साथ में निकालो, आप निकालो, मैं सबको देती हूँ। देखो 4 बच्चे हैं, एमपीसी और एमपीएस। 4 बच्चे हैं, एपीसी नंदिनी निकाल के देगी, एपीएस श्रुति निकाल के देगी, एमपीसी अंजलि निकालेगी और एमपीएस जो है वो मुस्कान निकालेगी। चलो आप लोग अपना अपना पार्ट निकाल के मेरे को बताओ क्या क्या आ रहा है। जैसे जिसका पार्ट खत्म हो जाए वैसे ही मेरे को बता दो, मैं नोट डाउन कर लूं।
ओके, सितेश भी आ गया है क्लास में। फाइन फाइन। ओके, सारे बच्चे हैं, ठीक है, वेरी गुड। दोबारा लिख देती हूँ। हाँ जी, नंदिनी निकला। हाँ जी। यस नंदिनी। फर्स्ट हाँ वन बोलो है बेटा। डैश, हम्म। सेकेंड 1.2, वेरी गुड। 1, ओके। 0.933, हम्म। 0.90, वेरी गुड। श्रुति। है श्रुति, अभी मैंने एपीएस करवाया है। हाँ जी। हाँ बोलो। -40। -40। नहीं नहीं, एक मिनट। ये 0 कहाँ 0? -0.2 -0.2। 0 0। 0 पॉइंट 1/15 दी। 1/15 निकालना कितना होएगा 1/15? कर रही हूँ। 0.06 तो नहीं होएगा? जीरो पॉइंट जीरो सिक्स, देन 0.10। ठीक है, एमपीसी किसको बोला था? अंजलि। यस अंजलि बोलो। उसके बाद 0.8, फर्स्ट में डैश फिर 0.8 हर में। अच्छा, पूरा 0.80 है। ठीक है। मुस्कान एमपीएस। मुस्कान, अभी तो एमपीएस निकाला था, सारा 0.20 है ना? चलो अब देखो बच्चों, फिलहाल आपको यहीं से पता चल जाएगा कि इसकी क्या इक्वेशन बनेगी। अगर हम ध्यान से चीजों को नोटिस करेंगे तो जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगी तो नंदिनी मेरे को क्या मिलेगा? यस नंदिनी। 1.2 प्लस -0.2, व्हाट आई विल गेट? 1, फाइन। नंदिनी फिर बताओ, इन दोनों को ऐड करूंगी तो क्या मिलेगा? 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहां से हमको पता चल गया कि जब हम अपने एपीसी और एपीएस को ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा एपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस एपीएस, और तीसरा फॉर्मूला आपका बन जाएगा एपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी। ठीक है, देखो अगर 1 पार्ट इनकम है तो उसका क्या है? उसके 2 पार्ट बन रहे हैं। ठीक है, अगर 1 पार्ट आपका इनकम है तो उसके 2 पार्ट बन रहे हैं, यानी कि दोनों पार्ट को ऐड करके आपका 1 आना चाहिए। तो एपीएस और एपीसी को ऐड करने को 1 आ रहा है। अब मेरे को अंजलि बताएगी, अंजलि इन दोनों को ऐड करूं तो क्या मिलेगा? 1, क्या? 1, 1 मिलेगा। और सारे नंबर सेम है तो 1 ही मिलने वाला है।
तो यानी कि मेरे को अब ये भी पता चल गया है कि जब मैं अपने MPC और MPS को ऐड करूंगी तब मेरे को 1 मिलेगा। ये न्यूमेरिकल में बहुत आएगा बच्चों क्वेश्चन, इसलिए मैं रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करा रही हूँ आपको। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरी आपकी बोल रही है MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, और तीसरी इक्वेशन बोल रही है MPS इज इक्वल टू 1 माइनस MPC। तो ये आपकी 6 इक्वेशन मैंने यहाँ पे बना के आपको दे दिया विथ प्रूफ कि हमारी ये इक्वेशन क्यों बनी है। पहली 3 इक्वेशन आपकी ये रही और दूसरी 3 इक्वेशन आपकी ये रही। अब किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ये तो तीनों इक्वेशन को नोट कर लो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके बच्चे जो है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों खत्म हो गए। अब जब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इसको थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। नाउ वी विल सी व्हाट इज द लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर का मतलब इक्वेशन के फॉर्म में, अगर मैं लाइन में एक ड्रॉ करूं तो लीनियर कंजम्पशन फंक्शन। लीनियर कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन क्या होती है? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लेवल ऑफ कंजम्पशन एट एनी लेवल ऑफ इनकम, हमको कुछ चीजों की जरूरत होती है जिससे हम बेसिक फॉर्मूला बनाते हैं। तो पहली बात, जो हमारा कंजम्पशन होता है इसको हम C से डिनोट करते हैं। तो हम कंज्यूम कितना करते हैं? पहली बात, हमको मिनिमम सर्वाइवल के लिए कंज्यूम करना जरूरी है, जिसको हम C बार से डिनोट करते हैं। तो हमारे कंजम्पशन के अंदर हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन तो आएगा ही आएगा, यानी कि वो लेवल तो आएगा ही आएगा जो हम लोग अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं। प्लस अगर मैं पैसा कमाने लगती हूँ, यानी कि मैं वाई कमाने लगती हूँ, तो उसका कितना पार्ट मैं अपनी कंजम्पशन पे खर्च करूंगी। पहली बात, जो सर्वाइवल के लिए मैं खर्च करती हूँ वो, प्लस अगर मैं इनकम कमाती हूँ तो उसका कितना पार्ट मैं अपनी कंजम्पशन पे खर्चा करूंगी। वेयर हेयर B इज इक्वल टू MPC। B का मतलब यहाँ पे बेटा है MPC या फिर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझे बात? ठीक है, तो आपकी ये कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन बन गई है C बार प्लस BY, where C bar is the autonomous consumption, Y is the level of income and B is the marginal propensity to consume, यानी कि मैं अपनी इनकम का कितना एडिशनल पार्ट जो है वो कंजम्पशन पे खर्चा करती हूँ। अब इसके बाद जो है एक डेरिवेशन आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछी गई है कई बार, कि आपको कंजम्पशन की इक्वेशन से सेविंग की इक्वेशन को डिराइव करना है। आप कोई फर्क नहीं पड़ता एग्जामिनर को कि आपको सेविंग की इक्वेशन जो है याद है, उन्होंने बोला कि आप डिराइव करके दो कि कंजम्पशन की इक्वेशन से आप सेविंग की इक्वेशन पे कैसे आओगे। तो ये डेरिवेशन एक एक स्टेप बहुत ध्यान से समझो। सबसे पहले तो हमको दो इक्वेशंस को समझना पड़ेगा। कौन कौन सी दो इक्वेशन को समझना पड़ेगा? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमारी जो y है दैट इज इक्वल टू C प्लस S। हमारी इनकम, कंजम्पशन और सेविंग के इक्वल होती है, पहली चीज ये। दूसरी चीज हमको समझनी पड़ेगी कि हमारा C जो है दैट इज इक्वल टू C बार प्लस BY। ठीक है, अब मैं सेकेंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, यानी कि यहाँ पे जो C है उसकी जगह मैं ये चीज पुट कर देती हूँ, तो क्या बन जाता है मेरा? चलो इसको कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू C बार प्लस BY प्लस S। ये बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मेरे को सेविंग की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, मेरे को डिराइव करने को क्या बोला है? सेविंग की इक्वेशन। तो सेविंग वाला पार्ट मैं इधर लेके आ जाती हूँ और इनकम वाला पार्ट में इधर लेके आ जाती हूँ। तो जब सेविंग वाला पार्ट की मैं साइड चेंज करूंगी तो सेविंग वाला पार्ट हो जाएगा माइनस S इज इक्वल टू C बार प्लस BY माइनस Y। ये Y यहाँ पे आके माइनस में हो जाएगा। ठीक है,
अब क्योंकि मेरे को सेविंग माइनस में नहीं चाहिए, मेरे को सेविंग प्लस में चाहिए, तो सेविंग को माइनस से प्लस में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी साइन यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं उस सारे के सारे साइन को मैं चेंज कर दूंगी। तो मेरे साइन क्या बन जाएंगे, ये बन जाएगा s इज इक्वल टू सी क्या है प्लस में है तो ये बन जाएगा माइनस सी बार, बी वाई क्या है प्लस में है तो ये बन जाएगा माइनस बी वाई, और ये क्या है माइनस में है तो ये बन जाएगा प्लस वाई। ठीक है, तो हम फिलहाल कौन सी जगह पे पहुंच गए, हम पहुंच गए हैं s इज इक्वल टू माइनस सी बार माइनस, सॉरी क्या हो गया इसको, क्या मेरी स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? हेलो छात्रों, मेरी स्क्रीन नहीं आ रही? आ रही है दी। अब आ गई दी। उज्जवल एक बार लॉग आउट मतलब एग्जिट करके दोबारा इन हो जा, हो जाएगा ठीक। पहले नहीं आ रही थी क्या? बीच में हो गया था दी। तो तुमने इक्वेशन देखी कि नहीं देखी? देखी दी, बस थोड़ा सा एक सेकंड के लिए हुआ था। अच्छा देख ली देख ली, यहां तक आप पहुंच गए हो ना, माइनस सी बार माइनस माइनस बी वाई प्लस वाई, यहां तक पहुंच गए ना आपने? ठीक है, अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए मैं क्या करती हूँ, इस y को थोड़ी पोजीशन चेंज कर देती हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ फॉर माई कन्वीनियंस। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अगर मैं देखूंगी तो यहाँ पे मेरे को y कॉमन दिख रहा है दो जगह पे, देखो इन दोनों में मेरे को y कॉमन दिख रहा है, तो मैं क्या करती हूँ y को कॉमन ले लेती हूँ, y को क्या करती हूँ मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो अब क्या बन जाएगी मेरी इक्वेशन s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस y, अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस डी, यही बनेगी 1 माइनस बी। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 माइनस बी का मतलब क्या है, 1 माइनस बी का मतलब है 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताएंगे आप, 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल होता है बच्चों? 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू, MPS। वेरी गुड, एमपीएस। ठीक है, तो अगर आपको आपके क्वेश्चन में एमपीएस दिया है तो आप 1 माइनस बी की जगह डायरेक्टली एमपीएस लिखेंगे, अगर आपको क्वेश्चन में एमपीसी दिया है तो उस केस में आप 1 माइनस बी वाले फॉर्मूले से चले जाना। बहरहाल आपका 1 माइनस बी जो है वो एमपीएस के इक्वल ही होता है। तो आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे कई बार आपको एमपीएस डायरेक्टली दे दिया जाएगा, तो तब आप 1 माइनस बी नहीं करोगे, तब आप क्या करोगे, एमपीएस ही लिख दोगे वहां पे। 1 माइनस बी आप तब करोगे जब आपको एमपीसी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा। तो ये आपकी बन गई बच्चों सेविंग इक्वेशन, जो आपकी ब्लू कलर में आपको दिख रहे हैं, s इज इक्वल टू माइनस सी बार, s इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 4 सॉरी प्लस y 1 माइनस बी। ठीक है, चाहे y को आप इस साइड लिख दो, चाहे y को आप इस साइड लिख दो, आपकी मर्जी है, आपको जैसे इक्वेशन याद रखनी है वैसे इक्वेशन याद रख सकते हो। सभी बच्चों को डेरिवेशन आगे समझ में? नेटवर्क इश्यू हो सकता है सितेश। डेरिवेशन सबको समझ आ गई, पहले आप बताएंगे? कोई बात नहीं, बीच में अगर आपका मिस हो गया हो तो रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल रहेगी, आप उसमें से देख लेना कौन सा पार्ट आपका मिस हुआ है। आगे बच्चों समझ में डेरिवेशन? डेरिवेशन एग्जाम में आ सकती है तो उसके लिए भी आपको याद रखनी है, प्लस बाई चांस आप सेविंग का फॉर्मूला भूल जाओ तो कम से कम डेरिवेशन आती होगी तो सेविंग का फॉर्मूला निकाल सकते हो। ठीक है, अब एक चीज मेरे को जो आपको समझानी होगी, ये माइनस सी बार मैंने यहाँ पे किया, मतलब माइनस सी बार का मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होता होगा। देखो आपकी कंजम्पशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है सी बार से, ठीक है ना, तो आपकी इनकम लेवल जब 0 था तो आपकी कंजम्पशन कितनी थी, 40 थी, तो जब आपकी कंजम्पशन 40 थी तो आपकी सेविंग कितनी थी, -40 थी।
ठीक है, आपकी सेविंग कितनी थी -40, यानी कि जितनी आपकी कंजम्पशन रही होगी सी बार उतनी ही आपकी सेविंग रही होगी माइनस में सी बार। देखो ये सी बार की वैल्यू कितनी है 40 और सेविंग की वैल्यू कितनी है -40, तो यानी कि जितनी वैल्यू से आपका सी बार यहाँ पे आएगा उतनी ही वैल्यू से आपका सेविंग इधर से स्टार्ट होने वाला है। अभी ये भी डेरिवेशन मैं आपको करवाऊंगी, ये जो ग्राफिकल डेरिवेशन होती है ये भी मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, तो जितने लेवल से बेटा आपका पॉजिटिव में कंजम्पशन होता है स्टार्ट, उतने ही लेवल से आपका नेगेटिव में सेविंग होगा स्टार्ट। नहीं आया, कोटक महिंद्रा का। ठीक है, गॉट इट, आगे बढ़ सकते हैं बच्चे हम। यस, कैन वी मूव। अब आप मेरे को एक चीज निकाल के देंगे, आप मेरे को निकाल के देंगे व्हाट इज द कंजम्पशन व्हेन ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज 0.70, no, autonomous consumption is 0.80, MPS is 0.60 and level of income is 4000। ठीक है, आपको सी निकाल के देना है। जब आपको सी बार मैंने दे दिया है 0.80, बहुत ध्यान में रखना कि मैंने क्या दिया है, मैंने आपको एमपीएस दिया हुआ है। मैंने आपको निकालने को बोला है कंजम्पशन, लेकिन मैंने आपको एमपीएस दिया है, तो पहले इस एमपीएस से आप एमपीसी में कन्वर्ट होगे। पहले क्या करोगे, इस एमपीएस से आप एमपीसी में कन्वर्ट होगे, उसके बाद आप ये फॉर्मूला लगाओगे C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, और मुझे बताओगे क्या है इसका आंसर। चलो निकाल के दो, ध्यान से समझना, मैंने आपको एमपीएस दिया है, एमपीसी नहीं दिया, यानी कि मैंने आपको बी नहीं दिया हुआ है। पहले आपका काम होगा बी को खोजना। अब आप बी को कैसे खोजोगे वो आप खुद डिसाइड करो। और भी ट्रेन थी क्या? और भी ट्रेन थी क्या? और भी ट्रेन थी। मेरा बोलो तो। यस बच्चों, आंसर निकल जाए तो बताएंगे आप मेरे को क्या आंसर निकला है। यस, एक आंसर आया नंदिनी का 1600.80। ओके फाइन, फेयर इनफ, 1600.80।
अरे एक मिनट रुको, ऑटोनोमस कंजम्पशन मैंने गलत दे दिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 40। सॉरी यार नंदिनी, दोबारा चेंज कर ले, ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 है, 40। ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि सी बार आपको मैंने 40 दिया है, एमपीएस 0.60, लेवल ऑफ इनकम 4000। आया किसी का? इट इज वेरी इजी बच्चों, बहुत इजी है ये, आपको केवल ये फॉर्मूला यूज करना है। आवाज मत करो। C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई आपको यूज करना है। फिलहाल आपको बी पता नहीं है, आपको एमपीएस पता है, और आपने ये भी पता है कि आपका जो, एक मिनट किसी का आंसर आया 1640। ओके विल सी। बाकी बच्चे अपना आंसर लिखो। आपको ये पता है कि 1 माइनस एमपीएस जैसे ही आप करोगे आपको आपका एमपीसी मिल जाएगा विच इज इक्वल टू बी। तो आप क्या करोगे, 1 माइनस 0.6 करोगे, तो 1 माइनस 0.6 किया तो 0.4 आ गया आपका। कितना आ गया, 0.4। सी बार मैंने आपको 40 का दिया हुआ है, प्लस 0.4 मल्टीप्लाई बाय 4000। 0.4 का मतलब 40% होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 4000 इंटू 0.4 करेंगे तो कितना आएगा, 40/100। ये आ जाएगा 40 प्लस 1600। सो दिस विल बी इक्वल टू 1640। गुड नंदिनी, वेरी गुड। क्या बच्चों आपको क्या तकलीफ हो रही थी, अंजलि अब तक क्यों नहीं किया आपने? जी नहीं समझ आया अभी भी। अभी भी नहीं आया समझ में? अंजलि अभी भी नहीं आया, दोबारा समझाऊं? हाँ दी। डिग्री बनाई है सितेश ने, डिग्री। देखो बेटा, ये इस बी का मतलब है कि आपको इस बी की जगह एमपीसी की वैल्यू लिखनी है, पर क्वेश्चन में मैंने एमपीएस की वैल्यू दी हुई थी, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले आपको एमपीएस से एमपीसी में आना पड़ेगा। तो एमपीएस से एमपीसी में आने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी, ठीक है। एमपीसी में आने के लिए आपको 1 माइनस एमपीएस करना पड़ेगा, तो यहां से आप आ गए एमपीसी में। सी बार मैंने आपको 40 दिया हुआ है, एमपीसी की जगह आप एमपीसी लिख दो और वाई की जगह वाई लिख दो, सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, ठीक है। अब मैं बच्चों आपको एक टेबल दे रही हूँ, जिस टेबल को आपको फिल करके मेरे को जल्दी से जल्दी सेंड करना है। ये टेबल कुछ आपकी इस प्रकार है, नोट करेंगे टेबल को। y मैंने आपको दे दिया है 0, 100, 200, 300 एंड 400, और मैंने आपको c दे दिया है 20, 110, 200, 290 एंड 380। अब आपको इससे s निकालना है, एपी क्या क्या निकालना है, देखो सबसे पहले आप सेविंग निकालोगे, फिर आप एपीसी निकालोगे, फिर आप एपीएस निकालोगे, फिर आप एमपीसी निकालोगे एंड आप एमपीएस निकालोगे। दिस टेबल आप मेरे को विद इन 10 मिनट सेंड करोगे। क्लियर हुआ सबको, क्या 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 चीज चाहिए, क्या क्या चीजें होगी? अभी मैं बहुत बार सेम टेबल आपको बनवा चुकी हूँ, तो अब मैं दोबारा दोबारा नहीं करवाऊंगी, ये टेबल आप बना के दे दो, तो हम जो है नेक्स्ट चीज पे कल कर जाएंगे, नहीं तो मेरे को इस पे फिर कंसंट्रेट करना पड़ेगा आगे। वेरी गुड, सबको समझ आ गया? यस लिख देंगे, यस लिखने के बाद टेबल स्टार्ट कर देंगे। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो अपनी नोटबुक में इसको उतार लो एंड देन स्टार्ट करो।